आज जो मैं कहानी लाई हूँ उसका नाम है टेलीफोन की आत्मकथा। मैं टेलीफोन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब बहुत कम घरों में टेलीफोन होते थे। जब मैं मिस्टर देशमुख के घर में आया तो अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे देखने आए। कुछ लोग कह रहे थे अब हमें टेलीफोन बूथ तक नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से बात कर लिया करेंगे। तो किसी ने कहा हम तो अपने नाते रिश्तेदारों को भी और पहचान वालों को भी यहीं का नंबर दे देंगे, आराम से बात हो जाया करेगी। सब मुझे छू छू कर और उठा उठा कर देख रहे थे। मैंने सोचा अगर यही हाल रहा तो मेरी जीवन की डोर बहुत जल्दी टूट जाएगी। पर वो तो भला हो, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मिस्टर देशमुख को मुझ पर दया आई और उन्होंने सबको दूर कर मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी गोद में जाकर मैंने चैन की सांस ली। मैं एकदम गोरा चिट्टा सुंदर और एकदम जवान हूँ। मैं सुंदर तो बहुत हूँ पर साथ ही मेरी आवाज़ भी बहुत मीठी है। इस घर के सभी लोग मुझ पर जान छिड़कते हैं और आने जाने वालों से मेरी खूब तारीफ़ करते हैं। नौकर से मेरा ख़ास ख्याल रखने के लिए कहते हैं और जब कभी वो नहीं आता तो इनमें से कोई भी मुझे साफ़ सुथरा करके बड़े करीने से इस बड़े सोफ़े की दाईं तरफ की मेज़ पर रख देते हैं। वैसे तो धूल से बचाने के लिए मुझे रुमाल से ढक कर रखते हैं, पर जब कोई आने वाला होता है तो मुझे खुल कर सांस लेने के लिए छोड़ देते हैं। अभी परसों मिस्टर सहगल आए तो मुझे देखकर बोले, वाह भाई आपका फ़ोन तो कितना सुंदर है। हमारा तो एकदम काला कलूटा और उसकी आवाज़ इतनी कर्कश है कि हमने तो उसे भीतर वाले कमरे में रखा है। तब मिस्टर देशमुख बोले, अरे भाई हमारा फ़ोन तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है और इसकी आवाज़ तो इतनी मीठी है कि ऐसा लगता मानो कोई कानों में मिश्री घोल रहा है। इसे यहाँ बैठक में रख कर तो हमारी बैठक में 4 चाँद लग गए। इतनी सुंदरता बढ़ गई है इसकी। जब कभी यह बोलना बंद कर देता है तो हमारे पूरे घर में उदासी छा जाती है। हमारे घर में अगर कोई बीमार हो भी जाए तो कुछ नहीं, मगर अगर यह बोलना बंद कर देता है तो हमारे घर के सभी लोग शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से इसकी इलाज करवा ही लेते हैं। मुझे सभी लोग बड़े प्यार से उठाते हैं, बड़ी नज़ाकत से पकड़ते हैं और संभाल कर रखते हैं। त्योहारों पर तो मेरे ठाठ और भी बढ़ जाते हैं। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होता है कि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ लोग मेरी कद्र करते हैं। त्योहारों पर बधाइयाँ देते देते और लेते लेते मैं इतनी बार उठता और बैठता हूँ कि थक कर चूर हो जाता हूँ। आज किसी को याद किया तो मैंने अपनी मीठी आवाज़ में बुलाया तो छोटा बेटा जो 12वीं में पढ़ता है आया। उसने बड़ी जल्दबाजी से मुझे उठाया तो मैं उसके हाथ से छूटता छूटता बचा। मैं तो समझा लो मैं गया, पर भला हो उसका कि उसने मुझे गिरने से बचा लिया। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में मेरा सिर चकराने लगा। किसी ने बड़ी बेरहमी से मुझे ज़मीन पर दे मारा। मेरी कुछ हड्डियाँ टूट गईं। मैंने कहा लो आज तो मेरा जनाजा ही निकल गया। कुछ देर में ज़मीन पर यूं ही पड़ा रहा। फिर मिसेस देशमुख ने मुझे बड़बड़ाते हुए उठाया और कहा, अरे तू फेल हो गया तो इसमें इसका क्या दोष जो तूने इस पर अपना गुस्सा निकाला। अरे ये तो 2-3 जगह से क्रैक हो गया है, लाओ सफ़ेद वाला टेप लगा देते हैं। छोटी बेटी ने सफ़ेद टेप न मिलने पर काला टेप लाकर जगह जगह मेरे ऊपर चिपका दिया। मैं अपना नया रूप देखकर रो पड़ा और सोचने लगा, लो 14वीं के चांद को ना जाने किसकी नज़र लग गई कि आज चांद में ग्रहण लग गया। मैंने मन ही मन कहा, बस अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैं चुपचाप सहमा सा रुमाल के नीचे छुपकर बैठा था कि रात्रि में जब मिस्टर देशमुख जी खाना खाकर आराम फरमा रहे थे तो अचानक मेरी चीख निकल गई।
तो उन्होंने मुझे उठाकर देखा, तो देखते ही बड़ी जोर से चिल्लाए, क्यों श्रीमती जी, इसका यह हाल किसने किया? तो वे धीरे से बोली, कुछ नहीं, मुनिया के हाथ से छूट गया था। मैंने यह सफ़ेद झूठ सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर यह क्या, मुनिया ने तो पूरा आंखों देखा हाल पापा जी को सुना दिया। फिर तो देशमुख जी ने बेटे को बुलाया, फिर मुझे तोड़ने और उसके फेल होने के गम में उसका ऐसा हाल किया कि उससे मेरा हाल कुछ ठीक हो गया। आज पूरे 2 वर्ष हो गए, मैं भी अपने उस काले कलूटे भाई की तरह भीतर वाले कमरे के कोने में पड़ा हूँ। अब मेरी तरफ किसी का रुख नहीं होता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इनकी छोटी बेटी मुनिया ही है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो घर घर खेलने में अपनी बैठक में मुझे सजाती है।